बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स, और प्राइमरीली मैं एग्जांपल 8.1 को एक्सप्लेन करूंगा और इन दी प्रोसेस कुछ थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में समझ लें, क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज़ होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है? If the field winding of a DC machines are connected to power supply, so ये field winding को हमने एक अलग power supply दे दिया है, and the rotor of the machine is turned by external source of mechanical power, तो ये rotor है और इसको हम external source से घुमा रहे हैं, हाथ से या पानी से या windmill से इसको घुमा रहे हैं। Then a voltage will be induced in the conductor of the rotor, सो यहाँ पे ये आउटपुट पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, और दिस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एंड इज अवेलेबल टू पावर अ लोड, बल्ब, फैन एटसेट्रा। अब क्या है, नाउ इफ यू कनेक्ट अ लोड टू द टर्मिनल्स ऑफ द मशीन, सो हमने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल्स पे, a current will flow in the armature winding, तो अब करंट फ्लो के लिए हमें रास्ता मिल जाएगा। सो यहाँ से करंट इस रास्ते से होते हुए इधर से फ्लो करेगी। The current flow will produce a magnetic field, अब जब इसमें से करंट या कंडक्टर में से करंट फ्लो करे तो that will produce a magnetic field which will distort the original magnetic field of the machine। तो अब ये जो इस करंट फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ द फील्ड करंट, उसमें ये डिस्टॉर्शन पैदा कर देगी। द डिस्टॉर्शन ऑफ द फ्लक्स इन अ मशीन एज द लोड इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्शन। तो ये जो इस डिस्टॉर्शन है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो इन द आर्मेचर, इसको कहा जाता है आर्मेचर रिएक्शन। ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओरिजिनल फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मकदार में ये डिस्टॉर्शन और कमी भी पैदा कर देगी। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि जो पोल्स हैं इसके अंदर वाइंडिंग डाल दिए जाते हैं दोनों साइडों पे, और इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो compensating windings are used to minimize the effect of armature reaction। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ चलिए हम चलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल 8.1 है, a 50 हॉर्स पावर 250 वोल्ट 1200 revolutions per minute DC shunt motor with a compensating windings, यानी इसके अंदर compensating winding है, हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ohms। तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 ohms है और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग्स है। इस फील्ड सर्किट हैज़ ए टोटल रेजिस्टेंस आर एडजस्टेबल प्लस आर एफ ऑफ 50 ohm। तो एडजस्टेबल और आर एफ मिला के जो रेजिस्टेंस है वो 50 ohm है। देयर आर 120 टर्न्स पर पोल ऑन दी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग्स है इसमें 120 टर्न्स पर पोल है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन द इनपुट करंट इज 100 एम्पेयर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन द इनपुट करंट इज 200 एम्पेयर्स, एंड फाइंड द इनपुट करंट व्हेन स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन इनपुट करंट इज 300 एम्पेयर। तो अब ये इसको हम एज ए मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमें एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा, और इस एक्सटर्नल सप्लाई की वजह से करंट विल फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग एंड थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग। तो इनके तीन डिफरेंट करंट्स के सिनेरियो में इसकी स्पीड क्या है वो मालूम करना है, और प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने प्लॉट करना है। और जैसे हमने पहले बताया था कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चूँकि यहाँ पे जिक्र है, देयरफॉर दे कैंसिल द डिस्टॉर्शन ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन।
अच्छा, एक काम मैंने और किया, मुझे थोड़ा सा, मैं ये कंफर्टेबल फील करता हूँ कि फील्ड वाइंडिंग को एक साइड पे लगा दिया जाए। तो मैंने इसको रीड्रॉ कर लिया कि ये सर्किट हम यहाँ पे लेकर आ गए फील्ड वाइंडिंग्स, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, तो ये आर्मेचर के पाथ है, और ये वोल्टेज सप्लाई है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन आई होप आप समझ रहे हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द डीसी मशीन, जिसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है, विद इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट, इज गिवन बाय, ये फार्मूला है कि जो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसके वजह से, या बैक ईएमएफ जो है वो, इट डिपेंड्स ऑन के कांस्टेंट है, फाई जो फ्लक्स है प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड, और एन एम जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। सिंस द फील्ड करंट इन द मशीन इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने हर चीज़ को फिक्स कर दिया, ये 50 ओम है और ये इंडक्टर है और ये वोल्टेज फिक्स है, देयरफॉर ये करंट जो है ये फिक्स हो गया। सिंस द फील्ड करंट ऑफ द मशीन इज कांस्टेंट बिकॉज VT and the field resistance are both constant, and since there are no armature reaction effect because of the compensating winding, हमने सवाल में बता दिया compensating winding है, the flux in the motor is constant, so ये जो इस फील्ड की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा इसमें वो कांस्टेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि the relationship between speed and internal generated voltage of the motor at two different load conditions is thus, अगर हम ये दो डिफरेंट टाइम्स दो डिफरेंट लोड कंडीशंस ले लेते हैं, एक में हम कहते हैं ये वोल्टेज EA1 है, दूसरे में हम कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज EA2 है, तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे किए फाई, और सिर्फ ये वेरी होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस केस में फाई भी कांस्टेंट हो गया, तो therefore NM2 over NM1, यानी the ratio of the two induced voltages is equal to ratio of the speed of the motor। और यहाँ से जो अगर न्यू स्पीड निकालना चाहें तो वो इस फार्मूले को इस तरह से हम लिख लेंगे। Okay. Given at no load the speed Nm is 1200 rpm, तो ये सवाल में दिया है कि नो लोड स्पीड जो है वो 1200 rpm है। अब नो लोड स्पीड है क्या, इसको हमें समझना ज़रूरी है। The motor at no load, if the motor is running with no physical load coupled to the shaft, यानी इसके साथ कोई लोड जैसे पंखा है, कंप्रेसर या ग्राइंडिंग मिल वगैरह, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, देन द मोटर इज सेड टू बी रनिंग एट नो लोड, तो इसको हम कहेंगे कि मोटर विदाउट लोड जो है ना ये रन कर रही है। अब थोड़ा सा theoretical part, when the motor is running on no load, a small torque is required to overcome the friction and windage of the windage losses, तो बहुत ही मामूली टॉर्क इसको चाहिए इसके शाफ्ट को घुमाने के लिए, and therefore the armature current IA is also very small, तो चूँकि यहाँ पे अब ताकत की ज़रूरत बहुत कम है तो इसलिए आर्मेचर करंट भी बहुत ही कम है। और हम इस सवाल में फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इसको हम एट नो लोड वी अस्यूम दैट द आर्मेचर करंट इज ज़ीरो एंड द इंड्यूस्ड टॉर्क इज आल्सो ज़ीरो, तो ये एक एजम्पशन है जो कि 100% सही नहीं है। आपने यहाँ पे देखा कुछ ना कुछ करंट इसमें से फ्लो करेगी और कुछ ना कुछ टॉर्क ज़रूर इसको चाहिए। तो अब आइए हम आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। एज वी नोट दैट एट नो लोड द आर्मेचर करंट इज ज़ीरो, देयरफॉर EA इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू 250 वोल्ट। अब ये हमारे पास जो डायग्राम है इससे हम देखें अगर, तो ये नो लोड पे चूँकि हमें ये कह रहे हैं कि ये करंट जो है वो ज़ीरो है आर्मेचर करंट,
देयरफॉर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ज़ीरो है। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, यानी वी टी और ई ए इक्वल है। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ई ए इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू 250 वोल्ट। अब आइए सवाल के पहले हिस्से पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन द इनपुट करंट इज 100 एम्पेयर्स। तो यहाँ से अब देखें हमें ये करंट आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एफ, यानी ये टोटल करंट जो है आई एल, ये आई ए प्लस आई एफ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई ए इज आई एल माइनस आई एफ, और आई एल तो गिवन है, आई एफ को हम लिख सकते हैं वी टी ओवर आई एफ। ये आई एफ है, ये टोटल वोल्टेज वी टी है, यहाँ पे भी वी टी है, यहाँ पे भी वी टी है। तो वी टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गया, तो वी टी डिवाइडेड बाई आर एफ, तो आई एफ करंट आ गया। अब इनके हम वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं। आई एल 100 गिवन है, वी टी 250 यहाँ से गिवन है, और रेजिस्टेंस 50 ओम यहाँ से गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि आर्मेचर करंट वो 95 एम्पेयर है। और यहाँ से फिर हम इंड्यूस्ड वोल्टेज इस करंट में अब हम मालूम कर सकते हैं, वो ई ए इज़ वी टी माइनस आई वन आर वन। अब यहाँ से देखें कि वी टी इज़ इक्वल टू आई वन आर वन प्लस ई ए, तो वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ई ए इज़ वी टी माइनस आई वन आर वन, और फिर ये तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 250 करंट हमने ऊपर से निकाल लिए, रेजिस्टेंस 0.6 है, तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 244.3 वोल्ट। तो ये पहले केस के दो आइटम्स आ गए हैं। अब यहाँ से हम स्पीड मालूम कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द मोटर, ये जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, उसमें हम ये वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। ई ए की वैल्यू 250 है, जो न्यू वोल्टेज है वो 244.3 है। ई एन एम 1 1200 आरपीएम गिवन था, तो यहाँ से हम न्यू स्पीड हमारा आ गया 1173 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये पहला केस आ गया। इसी तरह एग्जैक्टली हम जब करंट 200 एम्पेयर्स है तो हम निकालेंगे वही फार्मूला। अब ये करंट आ गया 195 एम्पेयर, न्यू ई टी या वोल्टेज आ गया वी टी माइनस आई वन आर वन, प्लग इन कर दें वैल्यूज़, तो ये न्यू इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया। और स्पीड के फार्मूले में ये दोनों तीनों चीज़ें एंटर कर दें, तो दिस इज़ न्यू स्पीड फॉर 200 एम्पेयर्स। और इसी तरह 300 एम्पेयर्स के लिए भी एग्जैक्टली यही तरीका है। तो इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ पे करंट आ गया 295, वोल्टेज 232, इसमें डाल के तो ये 115 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो ये आ गया। तो अब ये तीनों डाटाज हमारे पास तीनों करंट्स के लिए मौजूद हैं। हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट द टॉर्क स्पीड कर्व चाहिए, तो इसका मतलब ये एक एक्सिस पे हमने टॉर्क ले लिया और एक एक्सिस पे स्पीड ले लेंगे। तो इस तरह से हम कर्व प्लॉट करेंगे। टू प्लॉट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मोटर, इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड द टॉर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ स्पीड। सो टॉर्क हमें मालूम करना पड़ेगा। और टॉर्क के लिए अच्छा, अब ये कह रहा है एट नो लोड द इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड टॉर्क इज़ क्लियरली ज़ीरो, कि नो लोड के ऊपर हमने कहा था कि टॉर्क बहुत मिनिमम चाहिए, तो उसको हम अस्यूम कर रहे हैं कि टॉर्क ज़ीरो के बराबर है। और इंड्यूस्ड टॉर्क for any other load can be found from the fact that the power converted in a DC motor is, तो जो मोटर की पावर है वही टॉर्क और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इनका रिलेशन ये बनता है कि ये पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम इंड्यूस्ड टॉर्क मालूम कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमें मालूम है फॉर ऑल थ्री। तो ये देखें पहले केस में ये तमाम डेटाज हैं, इसको हमने पुट कर दिया। ई ए 244.3, करंट 95,
ये जो रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ था इसको हमने रेवोल्यूशंस इसको हमने ओमेगा एम में कन्वर्ट करना है। तो ओमेगा एम जो है वो रेवोल्यूशंस पर और रेडियंस पर रेवोल्यूशन है। तो हमने अब यहाँ पे ये पर मिनट था, इसको हमने पर सेकंड कर लिया और ओमेगा की जगह पे इसको ओमेगा बनाने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको याद होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड केस में और थर्ड केस में, तो ये तीनों हमें इंड्यूस्ड टॉर्क्स की वैल्यूज़ मिल गए। अब हम इसमें ग्राफ में अगर हम प्लॉट कर दें और तीनों स्पीड भी हमें पता है, तो ये कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिल जाएगा। इनिशियली जो 1200 स्पीड पे हमने कहा जी टॉर्क 0 है, ये टॉर्क की वैल्यूज़ है, तो टॉर्क 0 है। उसके बाद 1173 पे टॉर्क 190 के करीब है, तो ये 200 है। तो यहाँ पे ये डॉट देखें, ये दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग टॉर्क 190 फॉर स्पीड 1173। तो ये यहाँ पे स्पीड तकरीबन 1173 है। उसके बाद 1144 पे ये आ जाएगा विच इज़ 388 पे ये वैल्यू है। और इसी तरह 115 पे 587, तो 587 का ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे। तो ये इस तरह से आप टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से टॉर्क स्पीड कर्व को प्लॉट किया जाता है। शुक्रिया।